नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम देवी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। जिसमें आज बीए फर्स्ट ईयर के लिए हम लेकर के आ रहे हैं मुक्तक काव्य और खंड काव्य, हिंदी का पेपर फर्स्ट। तो आज हम जानेंगे कि खंड काव्य क्या है, उसके रूप क्या है और मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप नीचे लाइक का बटन होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो खंड काव्य को चतुर्वर्ग भी कहते हैं, चतुर्वर्ग का काव्य भी कहते हैं। रुद्रट के अनुसार महाकाव्य में चतुर्वर्ग, जो कि धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष का वर्णन होता है एवं सभी रसों को प्रमुख अथवा आश्रित रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसके विपरीत लघु काव्य में चतुर्वर्ग में से किसी एक का और रसों में से किसी एक का समावेश होता है, और इस प्रकार एक चतुर्वर्ग एक रस के कारण एक खंड काव्य कहलाता है। अब अगर मुक्तक काव्य की बात करें तो बंध के आधार पर आचार्यों ने श्रव्य काव्य को, मतलब कि जो सुना जा सके, श्रव्य, तो काव्य को दो आधार पर विभक्त करा हुआ है। पहला है प्रबंध और दूसरा है मुक्तक। तो प्रबंध के अंदर मुक्तक और खंड काव्य आते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य आते हैं। प्रबंध में प्रत्येक छंद पूर्वापर संबंध से जुड़ा होता है। रसोन्मेष की दृष्टि से उन छंदों के क्रम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वे प्रस्तुत किए गए क्रम के आधार पर ही रसोन्मेष कर पाते हैं। उनकी रसवत्ता एक दूसरे पर निर्भर करती है। रस मतलब कि एक वो रस हम पढ़ते हैं जो श्रृंगार रस वगैरह होता है, ठीक है। एक दूसरा रस ये होता है जैसे कहानी, उसका एक लय होता है, मतलब उसकी एक शुरुआत होती है, शुरुआत होते होते अंत होती है। इसको हम कहीं से उठा करके कहीं से कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये उसी रस या आनंद की बात कर रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो रस है वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। तो किंतु मुक्तक काव्य में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्रॉपर तरीके से मुक्त होते हैं। मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे काव्य पद होते हैं, और जो भी छोटे काव्य होते हैं उसमें एक छंद वो काव्य अपने आप में एक पूर्ण छंद होता है, रसोन्मेष की दृष्टि से पूर्ण होता है। प्रत्येक छंद में रसोन्मेष की क्षमता विद्यमान होती है। मतलब आप एक 4 लाइन के छंद को ही पढ़ेंगे, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि उसमें कहा क्या जा रहा है। बट जो महाकाव्य होता है या खंड काव्य होता है, जब तक आप उसको पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है या फिर क्या हुआ है। आचार्य दंडी का कथन है, मुक्तक वाक्यांतर निरपेक्षो यह श्लोक। मतलब मुक्तक वह श्लोक है जो वाक्यांतर निरपेक्ष हो, मतलब कि वाक्य के अंतर कर देने पर भी वह उसमें कुछ उसके अर्थों में बदलाव नहीं होता हो, वो क्या है, मुक्तक काव्य कहलाता है। अग्नि पुराण में इसका उल्लेख करते हुए लिखा गया है, सहृदयों को चमत्कृत करने में समर्थ श्लोक को मुक्तक कहते हैं। आनंद वर्धन के अनुसार प्रबंध के समान मुक्तकों में भी रस का आधान कराने वाले कवि पाए जाते हैं। एक और आता है इसी में, अभी याद आया है, गीति काव्य। तो गीति काव्य के अंतःस्थल से निकलने वाली, निसृत होने वाली वह मनोहर निर्झरणी है, जिसमें संगीत की लो लहरियों की थिरकन और भावों की मधुर तरंगावलियों का नर्तन समाविष्ट होता है। निसंदेह काव्य कला अपनी कोमलता के स्वरूप को लेकर गीति काव्य में ही अनवरत हुई है या अवतरित हुई है। गीति काव्य को अंग्रेजी में लिरिक कहते हैं, जिसका अर्थ है वीणा के सदृश एक वाद्य यंत्र। जिन गेय पदों में भावती रेख के साथ निजापन का प्राधान्य होता है, उनके लिए गीति काव्य का ही प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः संगीत यदि गीत का कमनीय कलेवर है तो निज भावातिरेक उसमें स्पंदन होने वाला प्राणी तत्व है, जिसके अभाव में गीत निर्जीव एवं निष्प्राण हो जाता है।
यह भावातिरेक सुखात्मक या दुखात्मक दोनों ही हो सकता है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के हिंदी फर्स्ट पेपर में लघु उत्तरीय प्रश्न में कि कौन सा प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।